बतूल, आज के प्रोग्राम में हम यौम दिफा के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे ज़ाविये से, एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 50 साल हो गए हैं एक जंग को, लेकिन जब भी ये दिन दोहराया जाता है, बहुत से लिखने वाले, बहुत से बोलने वाले एतराज़ भी करते हैं कि हम अपनी जनरेशन्स को कुछ सच नहीं बताते कि हमने फैसला साजी में कहाँ गलती की, हमारे असल अहदाफ क्या थे, हमने वो हासिल क्यों नहीं किए, और जो हासिल किया वो असल में किस की बेस पे हासिल किया। कोई मुतनाज़ बात किए बगैर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमें कौम की हैसियत से अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन शायद हम बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि हम जब भी इस दिन की बात करते हैं तो बहुत सारे हक़ाइक़ को हम छुपाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी स्टेट पॉलिसी नहीं है, शायद ये रवैया हमारा एक कौम की हैसियत से बन गया है। वो लोग जो पाकिस्तान को बहुत करीब से पढ़ते, देखते और उस पर लिखते हैं, उनका ये कहना है कि जब तक हमारे इदारे, कोई एक मखसूस इदारा नहीं, अपनी फैसला साजी में होने वाली गलतियाँ, अपने अमाल में होने वाली गलतियाँ और जल्दबाजी में रिएक्शनरी पॉलिसीज़ जो बनाई गई, उनके हवाले से जब तक हम अपने आने वाली जनरेशन से सच नहीं बोलेंगे तो हम शायद बोल्ड डिसीजंस आने वाले वक्त में ना ले सकें। मैं 1965 की वॉर की बात कर रही हूँ कि उसके हवाले से क्या फैक्ट्स थे। रिसेंटली आपने देखा कि डॉन में भी ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए, BBC ने भी आज एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा जिसमें कुछ हक़ाइक़ के बारे में बात की गई है, लेकिन हम उन ऑपरेशंस के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में बात करते हुए शर्माते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू ये है कि पहले प्राइमरीली हम इस बारे में बात ही नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा माहौल जमहूर और जमहूरियत की वजह से एक ऐसा माहौल ज़रूर क्रिएट हो चुका है कि अगर किसी कौमी दिन पे कोई एतराज़ भी करना है, किसी इदारे पे एतराज़ करना है, तो वो हम खुल के कर सकते हैं। और ये एक अच्छी बात है हमारे एक कौम की हैसियत से कि अगर कुछ लोग कुछ हक़ाइक़ पे बात नहीं करना चाहते तो दूसरे लोगों को आज़ादी ज़रूर दी गई है कि वो उसके बारे में बात कर सकें। ज़रब-ए-अज़्ब का इफ़ेक्ट हम पूरे मुल्क में देख सकते हैं। मैंने ख़ुद भी रिसेंटली पाकिस्तान में ट्रैवल किया और मैंने देखा है कि बलूचिस्तान में हमें इंसर्जेंट्स हथियार डालते हुए दिखाई देते हैं, हमें पंजाब में बैंड आउटफिट्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नज़र आता है, IDPs अपने घर वापस जा रहे हैं। ये वो तमाम निशानियाँ हैं जो ये शो करती हैं कि ये ऑपरेशन कामयाबी की तरफ बढ़ा है। लेकिन क्या इसके साथ साथ हम उस परसेप्शन पे काम कर रहे हैं, क्या हम उस रेडिकलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, उस इंतहा पसंदी पे काम कर रहे हैं जिसकी जड़ें बदकिस्मती से बनाने में हमारा अपना भी थोड़ा किरदार था? क्या हम वो सब समेट रहे हैं ये खुशियाँ मनाने के साथ साथ कि हमारे दिफा का दिन है, और आने वाले वक्त में जो हमारा रियल थ्रेट है, हमारा इंटरनल थ्रेट है, क्या हम असल में दिफा के लिए तैयार हैं या नहीं? इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मोहिद यूसुफ साहब मौजूद हैं, तज्जिया निगार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जिया निगार है, नज़ीर लगाई साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, तज्जिया निगार है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मोहिद, मैंने थोड़ा मुफस्सल इंट्रो इसलिए दिया ताकि हम इस्टेब्लिश कर सकें कि हमारा मोटो क्या है। आप समझते हैं कि एक तरफ हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, लेकिन कुछ परसेप्शंस हैं जो आज तक आइडियोलॉजी के, रियल आइडियोलॉजी के रास्ते में आती। देखिए, पहले तो मैं शुरू इस बात से करूँगा, आज पूरा दिन कल भी कौम सेलिब्रेट कर रही थी 1965 की जंग, तकरीबात थी। एक तो मैं ये बात कहूँगा कि हमें ये सेलिब्रेट वाली जो बात है, देखिए जंगें तो कभी भी सेलिब्रेट नहीं होती, हमारे लोग शहीद हुए, जंग हुई, नुकसान हुआ। हाँ, ये है कि आप इस पूरे दिन को डेडिकेट करें न सिर्फ उन शहदा के लिए जिन्होंने जान दी, उनके तमाम ख़ानदान, उनके बच्चे, उनके रहने वाले यहाँ, जिन्होंने ये इजाज़त दी, जिन्होंने ये देखा कि उनके वालिद, भाई, बेटे, बहन वो इस कौम के लिए शहीद हुए। ये बात है आज याद रखने वाली, और सिर्फ ये बात याद रखने वाली है कि वो लोग हैं जिन्होंने ये किया। अब इस अज़म को अगर आप सामने रखें तो मेरे नज़दीक कोई कबाहत नहीं है ये बात करने में कि जंग हुई, कैसे हुई, कब हुई। मेरा इस पे राय 1965 की जंग पे ये है कि देखिए, ये जो जीत और हार है जंग में, ये कैपेसिटी का इशू है। एक मुल्क है हिंदुस्तान, आपसे बहुत बड़ा है, तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि आप जाएंगे फौज लेके और हिंदुस्तान पे काबिज हो जाएंगे। आपका जो उस वक्त मसला था
کشمیر میں جو ہوا اس کے بعد انٹرنیشنل بارڈر پہ آپ نے ان کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیا. یہ بات ایک حقیقت ہے اور اس بات کو آپ بالکل تسلیم بھی کر سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں, اور اس پہ آپ یہ اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. کچھ جگہوں پہ ان کو کامیابی ہوئی جہاں پہ آپ نے کوشش کی وہاں نہیں ہوا, سٹیل میٹ تھی یہ جنگ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی آپ کی حقیقتی ہے یہ بات کرنے سے, بلکہ میرے نزدیک 65 کی جنگ میں اگر آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہی ہے تو آپ کا جواز بہت زیادہ بنتا ہے ہندوستان سے. باقی جنگوں میں شاید 71 میں تو معاملہ ہی بالکل مختلف تھا. جو لوگ آرگیومنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیلیبریٹ آپ بالکل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ریئل ہدف تھا جب ہم آپریشن جبرالٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کشمیر کی طرف انڈیا کا راستہ روکنا تھا. تو اگر جنگ جیتی ہوتی تو اصل ہدف بھی آتا, لیکن یہ اس کا ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو ہے جو آپ دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر کو موقف رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوستان نے ایک مقبوضہ ان کا وہ علاقہ ہے جو پاکستان کے پاس ہونا چاہیے, اور پاکستان کیونکہ ہندوستان ایک سٹیٹس کو پاور ہے, وہ اس کو تبدیل نہ بھی کرے تو وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پاکستان کافی دفعہ یہ کوشش کر چکا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ معاملہ آگے چلے, اس پہ کمپرومائز ہو, اور ہندوستان جب بات نہیں ماننے کو تیار تو اس میں آئرنی یہ ہے کہ جب بھی بات چیت ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کی, وہ کہیں نہ کہیں ٹیمپریچر بڑھا ہے تو میز پہ آ گئے, جب ٹیمپریچر کم ہوا تو یہ دونوں طرف سے معاملہ خراب ہے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو آپریشن جبرالٹر تھا اس کا جو اصل ہدف تھا وہ نہیں آپ نے پایا. ہندوستان نے جب انٹرنیشنل بارڈر پہ ایک بارڈر فرنٹ کھولا تو وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ لاہور جمخانہ وغیرہ اس کو ہم کنفائن کر سکیں. محمود شاہ صاحب کو اس وقت لیتی ہوں. محمود شاہ صاحب آپ نے والنٹیرلی حصہ بھی لیا, بڑا فخر ہے ہمیں آپ پہ, لیکن سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو طبقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے یہ ڈیبیٹ جب ہم 1965 کی جنگ کی بات کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ دراصل ہمارے کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا ہے, اپنی سیلف اسیسمنٹ ہمیشہ ہونی چاہیے, اور سیلف کرٹیک جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے, اور ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں کدھر غلطی کی اور کدھر ہم نے اچھا کیا. 1965 وار کو دیکھے, مجید صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی فرمایا کہ کشمیر میں ہم نے جو ہے کوشش کی جبرالٹر کہ وہاں کے عوام کے ساتھ مل کے کشمیر کی آزادی ہو, اور یہ 65 سے پہلے جو ہے بڑی عام سی چیز تھی کہ لائن آف جو سیز فائر لائن تھی اس کی وائلیشن ہوتی تھی دونوں سائیڈوں سے, اور اس میں ہم کافی آگے بڑھ گئے, اور اس کی وجہ سے پھر انڈیا نے اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر جو ہے جنگ شروع کی. ابھی آپ دیکھیں کہ جو کشمیر کا سیگا ہے اس میں دو ہی چیزیں اس وقت بھی انوالو تھی سوچ میں. ایک یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کے اندر جو فرق ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور اس لیے ضروری ہے کہ 65 میں یہ جو ہے کشمیر کے اوپر ہم کوشش کریں ملیٹریلی لینے کی. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا, لیکن جو انہوں نے اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر, اور یہ بھی ہمارے کچھ پولیٹیشینز اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا اکراس دی انٹرنیشنل بارڈر. یہ دو پریزمپشنز ہماری آپ سمجھ لیں پریمائزز جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انہوں نے جنگ چھیڑی انٹرنیشنل بارڈر کے پاس تو ملیٹریلی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جیت تھی. اس طریقے سے کہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہم مختلف وار گیمز میں یہ چیز کرتے ہیں, ان کا جو مین فائٹنگ آرمر جس کو کہتے ہیں وہ تھا فرسٹ آرمر ڈویژن. وہ انہوں نے لانچ کیا سیالکوٹ میں, اور ہم نے وہاں پر جو ریجمنٹس تھے کچھ لوز ریجمنٹس تھے اس کے ساتھ پورے آرمر ریجمنٹس کو واپس کیا. اس کے بعد لاہور میں وہ بڑھے, اور ہم نے وہی کے لوکل ٹروپس کے ساتھ ان کو جو 15 ڈویژن تھا اور اس کا جو جی او سی تھا جنرل نرنجن پرساد, وہ بغیر گاڑی کے پیدل یہاں سے بھاگ کھڑا ہوا, اور دوسرے دن وہ ملا جب ان کے کور کمانڈر ان کو ملنے آئے تو وہ ایک سر میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتی ہوں. آئیے رحمان صاحب نے اپنے کالم میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی, میں چاہتی ہوں کہ وہ نقطہ میں آپ کے جواب میں ایڈ کر دوں, پھر آپ مزید وضاحت کیجیے گا. سر ان کا یہ کہنا تھا کہ ایوب خان ایک ایسی شخصیت کے حامل تھے جو کہ مذہب کو فوج سے الگ ہی رکھنا چاہتے تھے, لیکن جب لوگوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا کہ آپ جہاد کریں, ان دی نیم آف اللہ سامنے آئے. تو کیا آپ کو
आप इस चीज पे एतराज करते हैं क्योंकि क्रिटिक्स इस चीज पे एतराज करते हैं कि दैट ही यूज्ड दिस स्लोगन ऑफ रिलीजन। दरअसल उन्होंने नहीं की कि बार बार हमारे सामने ये सवाल हमारे 71 वार में भी और सब्सिक्वेंटली मैं कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे मैंने ब्रिगेड कमांड किया है। हम एक दूसरे को ये सवाल पूछते हैं कि क्या हमें जो है जंग तो लड़नी है, हम ये इस्तेमाल करें रिलीजन को, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि इसमें क्या बुराई है। यानी अयूब खान की जहाँ काफ़ी सारी अच्छाई थी, अगर आप देखें कि इस मुल्क ने कोई तरक्की की, आपका के डैम बने, आपके जो मुल्क के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी, उन्होंने कोई 22 ख़ानदान पैदा किए, लेकिन उन्होंने अपना सारा पैसा यहाँ लगाया और आपकी ये तो उस 10 सालों में जो आपके मुल्क ने तरक्की की है वही तरक्की है जो पाकिस्तान ने की है। और वो ये जागीरदारी। ठीक है सर, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, बाद जब वापस आएंगे तो नज़ीर लगारी साहब का इस हवाले से जवाब लेंगे कि अगर वो कोशिश, वो ऑपरेशन इसलिए किया गया था कि भारत का रास्ता कश्मीर की तरफ रोका जा सके, तो वो लोग जो अलहदगी पसंद थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया था? ये सवाल क्यों उठता? नज़ीर लगारी साहब, जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले रेज किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि हम क्रेडिट तो लेते हैं लेकिन क्या हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे कोताही कहाँ पे हुई? असल में हम मादी में रहते हैं, हमें मादी में रखा जाता है और हम मादी में जीते हैं और हम मादी में सांस लेते हैं और हम हाल में जीना नहीं चाहते हैं और हम हाल की तकाज़ों को समझना नहीं चाहते हैं, हाल की मुश्किलात को और मादी की गलतियों से सबक हासिल नहीं करना चाहते हैं और मादी को हम फैंटिसाइज करते हैं। वो मादी ठीक था तो, वो मादी गलत था तो, फिर हमने एक नैरेटिव बिल्ड किया है जो एब्सोल्युटली ख्याली है, तसव्वुराती है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। इस पाकिस्तान को एक ख़ास एंगल से चलाया गया, ख़ास नुक्ता नज़र से चलाया गया जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र नहीं था, पाकिस्तान के मासेस का नुक्ता नज़र नहीं था, पाकिस्तान के आम आदमी का नुक्ता नज़र नहीं था, एक खला का नुक्ता नज़र था और खला के नुक्ता नज़र में रखा गया। ये दुनिया की एक दो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स में इसको रखा गया और एक दो जो आपकी सिक्योरिटी स्टेट्स हैं उनमें रखा गया दुनिया की, और मासेस को लाताल्लुक कर दिया गया। अपनी मर्जी है तुम्हारी, जाओ, मरना है तो मरो, जीना है तो जियो, खाना है तो खाओ, पीना है तो पियो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, जाओ एक तरफ, और तुम्हारे साथ स्टेट के नैरेटिव का, स्टेट के। लेकिन सर आप समझते हैं कि हम उस फेज से अब थोड़ा आगे आ चुके हैं? बहुत कम। अब देखिए ना, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, दोनों चीजें। ये तकाजा है ना, ये ऐसा कौन थोड़ी है, ये तो कंपल्शन था आपका। आपने जो आपने ऑपरेशन शुरू किए हैं वो तो आपका तकादा था, आपके और आपके इंस्टीट्यूशंस की बका का तकादा था। देखें, जो मादी की बातें हैं, जो मादी के हीरो और विलन तख्लीक किए गए हैं, उनका आज के दौर में कोई रिलेट करते हैं। और अब क्या दुनिया में हम इस तरह से रहना चाहते हैं? अकबर ज़ैदी ने बुनियादी सवालात उठाए और अहम सवालात उठाए हैं। क्या हमने जो ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था, क्या हम उस चीज़ को आज कह सकते हैं कि वो हमारी गलती थी या हम उसको ठीक तौर पर नहीं कर सके थे? और फिर ये कि अगर कश्मीर का आपने मसला रखना था दुनिया के अंदर, आप क्या उसको रख पाए हैं? आप सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, 5 फरवरी सेलिब्रेट करते हैं, आप कोई और दिन सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर का कोई खास इवेंट सेलिब्रेट करते हैं, आपकी रूह में रगो। सर लेकिन इसका एक मस्बत जाविया ये है कि अब हर तरह की वॉइसेस जरूर उठ रही हैं और वो फिजा में वो खौफ नहीं है बात करने के लिए। तो ये भी जमहूरियत का हुस्न है कि हम अपने मुल्क की कुछ पॉलिसीज पे एतराज भी करते हैं और हम आगे भी बढ़े। सर मैं मौजूदा सूरत हाल पे आना चाहती हूँ कि हम 1965 के दिफा की बात कर रहे हैं, लेकिन 2015 का दिफा कितना मजबूत है? क्या हम आगे बढ़ चुके हैं और क्या हम अंदरूनी खतरे को उसी तरीके से उसका मुकाबला कर रहे हैं जिस तरह से हमने कौम से वादा किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं और बहुत चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। बहुत चीज़ें जो ठीक हो रही हैं वो तो ठीक है। एक तो ये है कि जी आपने ये ऑपरेशन शुरू किया और ऑपरेशन में आपने मिलिटेंसी से, तो जब आप जो गलत था वो ये था कि आपने मिलिटेंसी का आप सबब बने, आपने उसको ईंधन दिया, आपने उसको पाला, अपने परवान चढ़ाया और मिलिटेंसी आपका जो है नैरेटिव रहा है। और मिलिटेंसी क्या था? ये सारा सिलेबस बनाया गया था जो आप अफगानिस्तान में जाकर कर रहे थे, जो कुछ जिस तरह से लड़ रहे थे, आपको अपना दिफा करना था। आप अफगानिस्तान में कूदे, हम 35 साल से उसी आग में जल रहे हैं और हमें नहीं पता है कि और कितना अरसा तक हम इस सूरत हाल का शिकार रहेंगे। और अब भाई ख़त्म हो गया,
ٹھیک ہے سر، اس نقطے کو آپ یہیں پہ سر میں آپ سر کائنڈلی یہیں پہ رکیے گا. موید، آپ کیا سمجھتے ہیں کل کا دفاع زیادہ مشکل اور اہم تھا یا آج کا دفاع زیادہ مشکل اور اہم ہے؟ دیکھیے یہ ابھی بات ہوئی 1965 کی اور میں نے یہ کہا کہ سیلیبریٹ کرنا شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے. آپ فوکس اس چیز پہ رکھیے کہ جو آپ کے شہداء ہیں 65 میں یا کبھی بھی، وہ کس لیے کر رہے تھے جو انہوں نے کیا اور اپنی جان گنوائی؟ کس لیے؟ وہ نہ تو اس لیے کر رہے تھے کہ آج ہم ادھر بیٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ایمبولینسوں میں ہتھیار لے جا رہا ہے، فلاں جو ہے وہ بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے، فلاں NLC کے کیس میں پکڑا گیا ہے، فلاں. اس لیے نہیں تھا. یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں دفاعی مسائل کیا ہیں، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہم کہاں جائیں گے، آپ کا بنیادی مسئلہ اس وقت اندرونی ہے. جو خطرہ آپ کے سامنے ہے، ضرب عضب آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے خود کہا کہ اس میں بہت بہتری آئی، وہ بالکل درست ہے بات. لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں، آج کی دنیا میں رہنا ہے اور آج کی دنیا سے رسپیکٹ کروانی ہے، وہ نہ تو گالی گلوچ سے ہوگی، نہ کسی کو اور تنقید کر کے ہوگی. آپ وہ بھی ضرور کیجئے، اندر کا حال درست کیجئے. اپنا یہ جو ایک طرف آپ کا نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں کیا حال تھا، یہ ایک چھوٹا سا سمٹم ہے پورے ملک کا.